धन्यवाद शैली जी। ये जो महिला प्रशिक्षण संस्थान का यहाँ जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि जितने बॉडी और जिन लोगों का परिचय वो अपने आप में ही इतना पूरा आज का कंटेंट जो डेवलप हुआ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप अपने लिए ताली नहीं बजा रहे अपने लिए तो ताली बजाइए। ये अच्छा हुआ कि मैंने परिचय की बात रख दी, क्योंकि यहाँ पे तो इतना टैलेंट है मैम शैली जी आपके यहाँ पे, और सम्मान, लोग जनरली सम्मान लेने के लिए भूखे रहते हैं, लेकिन आपने जो सम्मान दिया, इसलिए शैली जी और पूरी संस्थान को भी सब लोगों को सम्मान देने के लिए जो इकट्ठा किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पास आए थे देश भर से। नहीं, वो दिख रहा है जो कंटेंट आपने यहाँ पे इकट्ठा किया है, जिन लोगों को यहाँ रिकॉग्निशंस के रूप में आप दे रहे हैं, जिनका परिचय यहाँ पता चला, जितना कंटेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं, और अपना विश साहब ने भी मुझे बुलाया, इसके लिए भी मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, मैं थोड़ी बात यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। कहूँगा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना है, तो आप लोगों ने बजट इस बार सुना है? हिंदी में सब कंफर्टेबल हैं? जी सर, जी सर। नहीं, you don't. I will be speaking some points in the English also. Everybody must have heard the budget this year, है ना? हम कब से लगभग we came to power in 2014. मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कुछ दिनों बाद कहा कि हमें विकसित भारत को बनाना है। विकसित भारत को 2047 में हमारा लक्ष्य है कि इंडिया शुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। अब उसके बाद अब कई लोगों का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विकसित भारत, व्हाट इज द विजन, वो हम क्या चाहते हैं। इस बार बजट में बहुत क्लियरली उस विजन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। 3 चीजें कही है विकसित भारत के लिए, और यहाँ पे महिलाओं को देख के तो मुझे और भी उत्साह हो रहा है कि उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो उसमें कहा है कि एक महत्वपूर्ण बात है कि जो 50% हमारी देश की जनसंख्या है महिलाओं की, उसका 70% पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होना चाहिए। The women should 70% of the women population in the country should participate in economic activity। और जब 2014 में सबसे पहले जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री जी ने लेके आए थे, और उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कही आप लोगों ने, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह से महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हम अगर सुनिश्चित करेंगे, और उसके लिए उनका अगर अपना बैंक अकाउंट खुल जाएगा। मैं उस वक्त एज ए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में कई कॉलेजेस में गया, बातचीत की, देखते थे वहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल आए। महिलाओं ने बताया कि मेरा जब बैंक अकाउंट खुल गया, पहले मैं अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट थी, मेरे पति के ऊपर डिपेंडेंट थी, मैं छोटे छोटे काम नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट नहीं था। कहाँ पैसा जमा करूंगी, कहाँ से मुझे लोन मिलेगा, कैसे मैं मार्केट एक्सेस करूंगी। तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की कि जनधन अकाउंट के माध्यम से महिलाओं का अपना अकाउंट खुल जाए, और अकाउंट खुलने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए, ये उनका विजन था। और उसके बाद जितनी भी स्कीम्स अगर आप देखें, चाहे उज्ज्वला योजना देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के नाम पे, स्पाउस के नाम पे मकान बनने की बात की है। अभी उसके बाद जो हर घर जल योजना के अंतर्गत भी उनका वही विजन है, और आने वाले में नारी बंधन अधिनियम जो लेके आए, और अब जो जिस तरह से आजकल बात कर रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स में प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारी सरकार का फोकस है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। और अब तो क्लियर कट विजन में 3 चीजें विजन में रखी है। विकसित भारत की बहुत चीजें हो सकती है, लेकिन विकसित भारत की क्लियर कट विजन में रखा है कि विमेन फोर्स का 70% पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। सेकंड, विकसित भारत की क्या है कि कई बार हमें सरकार के डायरेक्शन, हम सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ जुड़े हुए, सरकार के फोकस एरिया, सरकार के स्कीम्स का कहाँ फोकस है, कहाँ पे
सरकार के इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, कहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट करती है, कौन सी एक्टिविटीज देश में प्रगति की तरह आगे बढ़ेगी, उन चीज़ों की अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो हम लोग अपनी एक्टिविटीज को उससे अलाइन कर देते, तो अपने कैरियर को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते और फिर हम अपने परिवार को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और समाज में हम देश में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सेकंड विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने रखा है वो रखा है 100% पॉवर्टी एलिविएशन। देश में गरीबी से पूरी तरह से मुक्ति हो जाएगी, 100% पॉवर्टी एलिविएशन। 25 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल में गरीबी की रेखा से नीचे निकाला है। हम लोगों ने देश में गरीबी हटाओ वगैरह के नारे तो बहुत बार सुने थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन का काम नहीं हुआ था। इस बार फोकस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह है और टारगेट रखा है कि 2047 तक 0% पॉवर्टी वो रहेगी। और उसके साथ 2 और चीजें रखी है। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है परिवार के अंतर्गत। हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर विकसित भारत को बनना है तो हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका एम्पावरमेंट, उसका सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है और दैट विल कम फ्रॉम एजुकेशन। इफ वी आर एजुकेटेड, इफ आवर पॉपुलेशन इज एजुकेटेड एंड हैविंग गुड हेल्थ, तो फिर हमारी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी स्ट्रांग होगी और ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छी स्ट्रांग होगी तो हम लोग विकसित भारत के अंतर्गत अपनी उस परिकल्पना को ले पाएंगे। तो विकसित भारत के 4 परिकल्पना हैं जो कि टारगेटेड तरीके से इस बार बजट में बहुत क्लियरली उन्होंने डिफाइन किए। उसमें है कि 0 पॉवर्टी, 100% पॉवर्टी एलिवेशन, 70% women force participation in economic activity, and third is education, complete educated, fully educated citizen of the country and having good health। तो आयुष्मान भारत और ये सारी स्कीम्स है। तो जो सरकार की जो व्यापक स्कीम है 4 विजन को लेके चल रही है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ विकसित भारत के लिए, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलूंगा, कि हमारा देश, हम सरकार ने इस बजट में 4 फोकस यानी 4 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसके लिए आगे सरकार काफी काम करने की कोशिश करके प्रयास करेगी और आगे काम करेगी, वो है ज्ञान यानी गरीब। इन 4 सेगमेंट्स को हम विकास के रास्ते पे आगे लेके जाएंगे। गरीब, पुअर, ज्ञान, यंग, यूथ, अन्नदाता, एग्रीकल्चर एंड नारी शक्ति। तो ये 4 सेगमेंट है जिसके ऊपर सरकार बहुत तेजी से काम करेगी ज्ञान के रूप में। देखिए बजट के पूरी परिकल्पना को कितने स्पष्ट तरीके से उन्होंने बता दिया। और भारत अगर विश्व गुरु के स्थान में बनना चाहता है, ग्लोबल लीडरशिप का अचीव करना चाहता है, तो इकोनॉमिकली पावरफुल होना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिकली पावरफुल अगर हमारा देश नहीं होता तो विश्व आज जो हमारे पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं कि भारत के प्रति इतना सम्मान आ रहा है, या कई कंट्रीज इवन इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज एक्सेट्रा look towards India for India leadership, they do it because people across the globe consider that in next 2-3 decades economic activities are shifting towards India and the world want to participate, whether it is European countries, whether it is American or Southeast Asian countries or even Gulf countries, everything, even African countries. They think that Indian global economic activity is going to shift towards India, and if they want to get benefit out of it, they should have participation into India, and therefore that so much of interest is there for India. और भारत भी है, हम अपने भारत में, क्योंकि मैं आर्थिक विषय पार्टी के देखता हूँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ग्लोबल लीडरशिप भारत को अटेन करनी है तो हमें इकोनॉमिक पावर बनना है। विदाउट बीइंग एन इकोनॉमिक पावर वी कैन नॉट अटेन द ग्लोबल लीडरशिप। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पूरा फोकस करके काम चलने वाला है। तो सेकंड पार्ट जो बजट का था सेगमेंट के बाद, थर्ड उन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमिक पावर बनना है तो हमने 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे सरकार बहुत काम करने वाली है।
मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमएसएमई जैसे माइक्रो लोन्स भी देने, मुद्रा लोन भी देने, जो स्टार्टअप स्टैंड अप योजना है, इन सब योजनाओं के माध्यम से छोटे छोटे लघु उद्योगों को और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को, इनके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एरिया एमएसएमई सेक्टर्स फ्लोरिश करें। मैन्युफैक्चरिंग सेकंड इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। 57% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और उसका कंट्रीब्यूशन आज ओनली 15-16% ही जीडीपी में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सेकंड मेन एरिया और उसके अंदर बजट में देयर आर 12 appendix and these 12 appendix contain individually कि एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, एमएसएमई में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट का भी थर्ड एरिया है जहाँ पे सरकार बहुत फोकस करने वाली है। उसमें इन्वेस्टमेंट में पीपल इनोवेशन, जो आपने कहा था इनोवेशन का, आपने बात की थी ना, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड इनोवेशन, इसमें काम करेंगे और एक्सपोर्ट, इस चीज के एरियाज को काम करेंगे। और सरकार ने अपने लिए भी बिल्कुल कट आउट किया हुआ है कि हम 6 एरियाज में स्ट्रांगली रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसलिए 6 एरियाज में देयर विल बी बिग रिफॉर्म्स इन द कंट्री, तो वह भी पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। मैं ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म कमेटी के बारे में भी सरकार ने पूरा एक परिकल्पना रखी है। तो गवर्नमेंट इज वेरी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग a strong economy for the country. From the strong economy, the Prime Minister considers that India with a strong economy will be able to attain leadership areas. 2 एरियाज मैं बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा यहाँ पे कि एक है, देखिए अगर भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ेगा तो कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे जहाँ पे अच्छा काम करने की पोटेंशियल है भारत में। उसमें एक है नॉलेज इकोनॉमी। सदियों से चल रहा है कि इंडिया है स्ट्रॉन्ग, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ले लो, चाहे उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपमेंट को ले लो, गेम थ्योरी को ले लो, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए फिनटेक को ले लो, स्पेस टेक्नोलॉजी को ले लो। इसमें नॉलेज इकोनॉमी इज वन एरिया। और जहाँ पे सेकंड, जहाँ पे आप लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत काम करें, वो है कल्चरल इकोनॉमी। एक बहुत बड़ा एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है हमारी सरकार ने, वो है कल्चरल इकोनॉमी में। क्योंकि भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है, फूड है, फेस्टिवल है, आर्किटेक्चर है, ये सारे एरियाज में भारत की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन इनकी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हुई है। हम देखते हैं जिसको हॉबी की तरह लेते हैं, वी टेक दिस एक्टिविटीज एट मैनी, जैसे हाउसवाइफ भी हैं, वो सब भी कई तरह के, मैं देखा भी जीआई कॉन्क्लेव किया था हमने, तो उसमें लोग कढ़ाई, बुनाई और कई तरह के फूड आइटम्स और ये सब बनाते हैं, लेकिन उनको आईपीआर के अंतर्गत उन्होंने रजिस्टर नहीं कर रखा, उसकी ग्लोबल वैल्यूएशन नहीं कर रखी, उन चीजों की इकोनॉमिक और सोशल लिंकेजेस भी एस्टेब्लिश किए। तो उसके ऊपर भी सरकार बहुत काम कर रही है कि ये जो आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, ये सब एरियाज है जो कि हॉबीज की तरह है, उन एक्टिविटीज की इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करें, उनको फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर करें, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करें, जेम मार्केटिंग के अंतर्गत उनको मार्केट एक्सेस दें, ओएनडीसी के अंदर स्पेशली स्टेटमेंट बनाए कि छोटे छोटे घर में बैठे हुए जो प्रोडक्ट कॉटेज इंडस्ट्री को कैसे बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट एक्सेस उनको मिले। इस सारी चीज़ों में सरकार बहुत काम कर रही है और मुझे लगता है कि आप लोग इस कल्चरल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे अगर आप अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे महिलाओं के रूप में, तो जो आर्थिक रूप से ऑर्गुमेंट हो जाती है परिवार की इनकम और इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैब्लिश हो सकती है और भारत की जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ग्लोबल लेवल पे वो स्टैब्लिश होगी और भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति और विकसित भारत के रूप में स्टैब्लिश होगा।
तो मुझे लगता है यही कुछ बात करनी थी। और एक बात और बता दूं आपको कि हम लोगों ने एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी क्रिएट किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आप लोगों ने सुना होगा ना, उसमें कॉरपोरेट लेवल पे तो फाइनेंसिंग होती है। हम लोगों ने एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज करके एक अलग सेगमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बनाया है, जो सोशल एक्टिविटीज़ है, वेयर यू आर डूइंग लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, वर्क एक्सेट्रा, they can get cloud funding, they can get CSR funding, they can get other financial support from the various financial institutions like SIDBI and NABARD and every institution। तो अगर आप अपने सारे NGOs, वो NGOs के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज करके है, वहाँ पे आप अपने NGOs वगैरह को रजिस्टर कर देंगे, अपने स्कीम्स को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो सर वहाँ पे जैसे मैं पब्लिक सेक्टर, चौथा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, CSR फंडिंग वगैरह सरकार काफ़ी करती है, गवर्नमेंट के बैंक्स भी करते हैं। तो वहाँ से वो प्रोजेक्ट को एक बार अप्रूव हो जाते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को पिकअप करके फाइनेंसिंग करने में आसानी हो सकती है। तो CSR फंडिंग के लिए भी दोज प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लिस्टेड ऑन दैट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो कल्चरल इकोनॉमी, आई वांट यू टू टेक अवे, कोई भी चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है कि वहाँ से व्हाट इज़ द टेक अवे। विकसित भारत का संकल्प लेके हम चल रहे हैं, महिलाओं का बहुत बड़ा उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, काम कर रही है। उसके लिए हम लोगों ने जो कल्चरल इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई किया। आप कुंभ को देख लीजिए, अयोध्या को देख लीजिए, और भी सारी एक्टिविटीज़ को देख लीजिए, कोऑपरेटिव सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो उसके अंतर्गत भी बहुत काम कर रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो मुझे लगता है यह बात मैं आप सबके सामने कहूँ। और मुझे तो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। जब मौका मिले तब अपनी बात को रख दो एज एन इंफॉर्मेशन, बट सुनना। आज मैंने आप लोगों को जो सुना तो हमें बहुत अच्छी मुझे लगा कि कितना अच्छा टैलेंट आप लोगों ने यहाँ इकट्ठा किया है। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और भविष्य में आपका उज्जवल भविष्य हो। पद्म अवार्ड भी देखिए आप यहाँ पे, पद्म अवार्ड आप कौन पद्म अवार्ड में, हाँ, तो पद्म अवार्ड को भी कितना खोल के रख दिया है। इतना नहीं तो पहले आज जगह जगह हम चाहते हैं कैसे कैसे लोगों को कहाँ से चुन के उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके पद्म अवार्ड के रूप में दे रहे हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। हम सब लोग सामूहिक रूप से इस काम को करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी भी उद्देश्य को पूरा करेंगे, परिवार का भी उद्देश्य पूरा करेंगे और देश का भी उद्देश्य कंट्रीब्यूट करते हुए पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारा एक बार जरूर लगाएंगे, हाँ जी, जोर से दोनों हाथ उठा के, जितनी तेज आवाज में आप बोल सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, आपने तो हमारे अंदर, सभी के अंदर देशभक्ति के साथ साथ जोश भी भर दिया।